हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में आप सभी का मैं गीतेश पांडे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में वैद्युत चालन नाम के चैप्टर को पूर्ण कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि ये क्लास जो है इसमें हम कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिस पे हमको आंकिक प्रश्न भी मिलेंगे और कुछ चुनिंदा आंकिक प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि विगत वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में हम लोग जो है एक तो छोटे-छोटे जो इसके पार्ट होने वाले हैं, जो कि 1 नंबर 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो उसी पर हम लोग एक और नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि वैद्युत चालन नाम के चैप्टर से है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक और धमाकेदार क्लास के साथ। अब इसमें सबसे पहला जो देखें तो क्या है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ जो पार्ट होने वाला है ये देखें, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच क्या करना है? संबंध हमको स्थापित करना है। ठीक, और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, और वो भी क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर, जो कि क्या है? धारा घनत्व, धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विशिष्ट चालकता के बीच संबंध। तो हमारा जो प्रश्न होने वाला है वो क्या होगा? धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध। ठीक, इसमें देखिए, जैसे इसके पहले जो हम क्लास अटेंड किए थे उसमें क्या था कि हम लोगों ने विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ा था कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। देखिए, अगर हम विशिष्ट चालकता की बात करें तो सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसका जो व्युत्क्रम होगा उसको क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, अब चूंकि रो बराबर क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? अगर कोई चालक तार देखें तो किसी जो है चालक तार के भीतर, ये मान लेते हैं, ये सब हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, किसी चालक तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो हम चूंकि रो बराबर क्या लिख सकते हैं? E/G। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं रो बराबर E/J। तो यहां पर अगर हम देखें तो सिग्मा बराबर क्या होगा हमारा? 1/ρ। रो का मतलब E/ कितना है? J। ठीक, इसको देखें अगर तो ये पलट जाएगा, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? J/E। सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? J/E हो जाएगा। अब देखें, अगर इसका हम तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं तो अब हमारे पास क्या मिलेगा? यहां पर देखें तो J बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ई। J बराबर यहां क्या होगा? सिग्मा इंटू ई। तो अब J क्या है? अगर J को देखें तो J क्या है? वो है धारा घनत्व। सिग्मा को देखें तो सिग्मा क्या है?
सिग्मा है विशिष्ट चालकता और ई क्या है? ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से हमारा जो संबंध हो गया वो जे बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू ई। ठीक, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार बोर्ड परीक्षा में इस पे सवाल और ये प्रश्न स्वयं में पूछा गया है। ठीक, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। एक नंबर में क्या पूछेगा कि एक नंबर में पूछेगा कि धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विशिष्ट चालकता के बीच संबंध लिखिए। तो आपको यही सूत्र लिख देना है, एक नंबर हो गया। और मान लीजिए अगर संबंध स्थापित करने को कहेगा किस प्रकार से आया, तो फिर ये 2 नंबर का कम से कम प्रश्न पूछेगा। ठीक, अब चलिए, अब हम जो है इस पे नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस पर आंकिक प्रश्न हर साल जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं निरंतर। तो अब इसमें देखें, जैसे देखिए ये है, जैसे यदि किसी चालक तार की लंबाई n गुनी कर दें, तो उसका प्रतिरोध कितने गुना होगा? ऐसे कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां देखेंगे तो इस पर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, इस पर देखेंगे, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा। देखिए, पहले मान लेते हैं कोई भी जो चालक तार है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है? R1 बराबर क्या है? R। ठीक, अगर R2 बराबर देखें तो हमको निकालना है किसी चालक तार की लंबाई अगर n गुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो अब ये तुलनात्मक दृष्टि से हमसे पूछ रहा है कि पहले जो जितना प्रतिरोध है अगर हम लंबाई बढ़ाएं तो वो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, तो मतलब तुलना करनी है। तो अगर तुलनात्मक दृष्टि से पूछेगा तो पहले मान लेते हैं प्रतिरोध क्या है, R1 बराबर R और R2 बराबर हमको ज्ञात करना है। अब जैसे देखिए इसमें दिया लंबाई, मान लीजिए पहले लंबाई कितनी है L और फिर लंबाई कितनी हो गई, यदि किसी चालक तार की लंबाई n गुनी कर दें तो मान लीजिए पहले लंबाई कितनी थी L, अब कितनी हो गई n गुनी हो गई, मतलब n L हो गया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर हमको प्रतिरोध निकालना है तो देखिए अब इसमें हम दो काम करेंगे। एक तो देखिए यहां पर क्या होगा कि चूंकि R बराबर क्या होता है, रो L अपान A। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की निर्भरता, अगर आपने इससे पहले वाला जो क्लास सेशन है वो अगर वो अटेंड नहीं किया है तो कृपया जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। अगर किसी भी चैप्टर को आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे तो चीजें आपको क्लियर समझ में नहीं आएंगी। तो फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि जब भी आप किसी भी पाठ को पढ़ें या प्रयास करें कि पहले ही सेशन से जो है, अगर जब क्लास की शुरुआत होती है, जैसे विद्युत, मान लीजिए आप पढ़ना चाह रहे हैं तो विद्युत की जब शुरुआत होती है तो आप शुरुआती क्लास को जब अटेंड करेंगे तभी उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, क्योंकि एक दूसरे से चैप्टर क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप
जो है एक सीक्वेंस से नहीं देखेंगे तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ नहीं पाएँगे। ठीक? तो कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है, तो अभी भी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है। उसके लिए जो है आप निरंतर थोड़ा ध्यान से और मेहनत करते रहिए। ठीक? तो अब ऐसी स्थिति में देखिए R बराबर क्या होता है? रो L अपान A। जैसे रो क्या है? रो हमारा जो है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। कैसा प्रतिरोध है ये? ये है विशिष्ट प्रतिरोध। अब अगर हम इस विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे, तो अगर कोई एक ही पदार्थ का तार है, एक ही देखिए, एक ही पदार्थ के चालक का विशिष्ट प्रतिरोध समान होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना है कि अगर एक ही पदार्थ का कोई चालक है, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा? समान होगा। ठीक? ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो चूंकि R बराबर क्या होता है? रो L अपान A। अब पहले के लिए अगर देखेंगे तो R1 बराबर क्या होगा? रो L1 अपान कितना हो जाएगा? A1। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होगा? अलग अलग होगा यहाँ, क्योंकि जब लंबाई को खींचेंगे तो एरिया भी क्या होगी उसकी? अलग हो जाएगी। तो अब R2 बराबर क्या होगा? रो L2 अपान कितना? A2। ठीक? तो पहले प्रतिरोध कितना था? R1 था, और बाद में फिर क्या हो गया? R2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे, जब इसको हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो R2 बटे R1 बराबर क्या होगा? रो L2 बटे A2 और अपान रो L1 बटे कितना? A1। अब देखिए, यहां पर जो रो है वो क्या हो जाएगा? दोनों में समान है, कट गया। अब देखिए यहां R2 बटे R1 बराबर कितना हो गया? यहां देखें तो R2 बटे कितना? R1 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, इसको अगर देखें तो L2 बटे A2 गुणे A1 बटे कितना? L1। ठीक? अब यहां अगर इसको देखेंगे तो यहां हमको ये मिलेगा कि A1 बटे A2 और इंटू कितना हो जाएगा ये? L2 बटे L1। तो R2 बटे R1 हमको ये मिल गया। ठीक? अब आगे अगर देखें यहां पर, तो आगे क्या होने वाला है? अब ये तो आप इसको समझ ही गए होंगे, तो इसको हम क्या करते हैं? अब इरेज कर देते हैं। ठीक? अब देखिए, यहां पर चूंकि ऐसी स्थिति में देखिए, अगर कोई चालक तार है, कोई भी अगर चालक तार है और उसी तार को खींचा जा रहा है, ठीक? तो मान लीजिए कोई चालक तार है, जैसे 50 ग्राम का कोई चालक तार है, उसकी लंबाई मान लीजिए 2 मीटर है। उसी तार को पिघलाकर उसकी लंबाई को 4 मीटर कर दिया गया। तो अब उसी तार को चूंकि पिघलाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसका आयतन क्या होगा? तार का समान होगा। तो अब यहां देखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि तार का आयतन समान होगा। ये समान क्यों हो रहा है? क्योंकि उसी तार को क्या किया गया है? पिघलाकर
लंबाई उसकी कितनी कर दी गई है, n गुनी कर दी गई है। तो उसी तार को चूंकि पिघलाया गया है या उसी तार को खींचा गया है, इसलिए उसका जो आयतन होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो चूंकि तार कैसे होता है, अगर तार को देखें तो तार होता है बेलनाकार, तो बेलन का जो आयतन होगा वो क्या होता है, क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब लंबाई। तो A2 और L2 हो गया। तो अगर हम A1 बटे A2 बराबर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 को अगर देखें तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, L2 बटे L1। तो यहां देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि A1 बटे A2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, L2 बटे L1 लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हमको यहां पर क्या मिलेगा, तो R2 बटे R1 बराबर क्या आएगा, R2 बटे R1 बराबर, अगर हम A1 बटे A2 के स्थान पर देखें तो A1 बटे A2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, L2 बटे L1, और पहले से क्या है यहाँ L2 बटे L1 पहले से है, तब क्या हो जाएगा R2 बटे R1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए L2 स्क्वायर बटे L1 स्क्वायर। तो इसका मतलब अब यहां से जो हमको सूत्र मिलेगा जिसको हमको ध्यान रखना है, देखिए यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, यहां एक है, यहां पर भी एक है। इसका मतलब हम यहां एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रख सकते हैं कि यहां पर जो R होगा वो R इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, L स्क्वायर के होगा। मतलब अगर इस तरीके से कोई भी प्रश्न मिलता है कि किसी चालक तार को पिघलाकर उसकी लंबाई कितनी गुनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, या लंबाई जो है उसकी 10 गुनी कर दी जाए, लंबाई जो है 5 गुनी कर दी जाए, तो उसके प्रतिरोध में कितना वृद्धि होगी, उसके प्रतिरोध में जो है कितने की वृद्धि होगी। अगर ऐसे सवाल मिलते हैं तो हम क्या करेंगे कि सीधा बस एक लाइन लिखना है हमको, R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखा कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी कि तार की लंबाई को आधा करेंगे, 2 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे या n गुना करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो उसका प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, उसकी लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, L स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए यहां पर बहुत ही आसान अब सवाल हो गया। अगर एक कॉन्सेप्ट ये हमारे पास आ गया कि अगर इसको हम सीख गए तो अब क्या करना है, ये सवाल बहुत ही हमारा इजी हो गया। अब सवाल आसान कैसे हो गया, देखिए अब यहां पर चूंकि R2 की वैल्यू निकालनी है तो अब लिखेंगे कि R2 बटे R1 बराबर क्या होगा बताइए, L2 बटे L1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, लिखेंगे चूंकि R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L स्क्वायर। तो अगर यहाँ 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिख रहे हैं यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। तो अब देखिए अगर R2 बटे R1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए L2, तो L2 का मतलब NL, L2 का मतलब कितना NL, और L1 का मतलब L, इसका होल स्क्वायर, L से L कैंसिल हो गया, तो R2 बराबर हमारा कितना आ गया, ये R1 चला जाएगा इधर, तो N स्क्वायर और कितना R1। तो इसका मतलब जो हमारा प्रतिरोध हो गया वो कितना गुना हो गया, N स्क्वायर गुना हो गया। ठीक, तो अगर ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल मिलते हैं तो उसको हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस पर एक दो सवाल और हम कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और उसी की तैयारी के मद्देनजर हम लोग जो है चीजों को पढ़ रहे हैं कि जिससे बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत अच्छा जो है अंक प्राप्त हो। तो इसी क्रम में देखिए एक प्रश्न और यहां से बन सकता है कि अभी जब कभी भी आपको कहेगा कि
प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन का मतलब क्या है? प्रतिशत परिवर्तन का मतलब यही है कि चाहे उसमें वृद्धि हो और चाहे कमी हो, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है या कितने प्रतिशत की कमी हो सकती है। तो प्रतिशत परिवर्तन जब निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक सूत्र हमको ध्यान रखना है कि R2 बटे R1 माइनस 1 और गुणे कितना, 100%। ठीक, तो आशा करते हैं आपको जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार अगर नहीं आपको समझ में आया बहुत अच्छे से तो वीडियो को आप बार-बार देखें, ठीक? तभी जो है ये चीज़ें क्लियर होंगी और बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक जो है वो प्राप्त होंगे, ठीक? तो अब देखिए, जैसे इस पे हम सवाल करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण लेते हैं कि एक तार का प्रतिरोध मान लीजिए 8 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। ठीक, कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, 8 ओम है। इसे दो गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। इसे जो है क्या किया जा रहा है, दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है। ठीक, मतलब इसकी लंबाई को कितना कर दिया गया है, वो 2 गुना कर दिया गया है। तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, कुछ इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि यहां पर देखें तो तार का प्रतिरोध कितना है, 8 ओम है। इसका मतलब हमको दिया है R1 बराबर कितना, 8 ओम। ठीक, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है। मतलब अगर इसकी लंबाई मान लेते हैं पहले कितनी है, L है, और इसे दुगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, मतलब जो L2 होगा वो इसका 2 गुना होगा। अगर ये L था तो अब कितना हो गया, ये 2L हो गया। तो अब इसका प्रतिरोध निकालना है कि इस स्थिति में प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, तो देखिए अब चूंकि प्रतिरोध और लंबाई में रिलेशन कैसा होगा, अभी देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा कि प्रतिरोध का लंबाई के साथ रिलेशन कैसा है, वो है R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अगर ये बात ध्यान रखेंगे तो 2 लाइन में आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो आपको इस प्रकार से पूरा लिखना पड़ेगा, यहां से फिर इधर से फिर ये पूरा। ठीक, तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चले आएंगे अपने कॉन्सेप्ट पे। तो लिखेंगे चूंकि R इज प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, L स्क्वायर होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम R2 बटे R1 करेंगे तो क्या होगा, R2 बटे R1 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बटे L1 और पूरे का कितना, होल स्क्वायर। तो R2 बटे R1 बराबर क्या हो गया, L2। तो L2 का मतलब कितना, 2L बटे L1 का मतलब L, इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, L से L कैंसिल हो गया। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 R1, तो 4 और इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो अब कितना हो जाएगा, R2 बराबर 8 चौक 32 ओम। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया, 32 ओम आ गया। ठीक,
ये जो प्रश्न है 2016, 2018 और 2022, ये 3 वर्ष जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देखिए कितना आसान प्रश्न रहा ये। अब इसी क्रम में एक और सवाल को सॉल्व करते हैं जो कुछ दूसरे प्रकार से देगा। जैसे मान लीजिए कहता है कि एक तार की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। एक तार को खींचकर, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई में 10% वृद्धि कर दी जाती है। तार के प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? एक तार को खींचकर उसकी लंबाई में क्या किया जा रहा है? 10% की वृद्धि कर दी जा रही है। तो तार के प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? अब चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे तार को खींचकर उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जा रही है, तो मान लीजिए अगर L1 बराबर L है तो L2 बराबर कितना होगा? अब लंबाई पहले कितना थी? L, अब कितने की वृद्धि हो गई? L का 10%, मतलब उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई। तो पहले तो L था, अब 10% उसका बढ़ गया, तो अब लंबाई कितनी हो गई? L प्लस L का कितना प्रतिशत? 10%। तो अब कितना हो जाएगा ये? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 एक के 10 एक 11L बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये L2 की वैल्यू कितनी आ गई? 11L बटे 10 आ गई। ठीक, अब कह रहा प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन। तो अब हम जानते हैं कि जब प्रतिरोध और लंबाई में रिलेशन कैसा है? R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो अब अगर R2 बटे R1 लिखें तो क्या होगा? ठीक, तो अब R2 बटे R1 बराबर L2 बटे L1, मतलब 11L बटे 10 और बटे R1 का मतलब क्या हो गया? अगर देखें तो L2 का मतलब कितना? 11L बटे 10 और बटे L1 का मतलब कितना है? L, इसका हो गया स्क्वायर। अब देखिए L से L कैंसिल हो गया, तो R2 बटे R1 कितना आ गया? 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा। तो अब इसमें क्या करना है? प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए प्रतिशत परिवर्तन के लिए अभी हमने आपको एक सूत्र जो है बताया था कि जब भी हमको प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो हम क्या करेंगे? R2 बटे R1 माइनस 1 गुणे 100% करेंगे। तो अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? तो R2 मतलब प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन, तो ये कितना होगा? तो ये होगा R2 बटे R1 माइनस 1 और गुणे कितना? 100%। तो अब ये कितना हो जाएगा? R2 बटे R1, तो R2 बटे R1 हमारे पास कितना है? यहां देखें तो R2 बटे R1 कितना है? 121 बटे 100 माइनस 1 गुणे कितना? 100%।
तो अब ये कितना हो जाएगा, 121 माइनस का 100 बटे 100 और गुणे कितना 100%। अब देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 121 में से 100 घटेगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 21%। तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हो जाएगी कितने प्रतिशत की, 21% की। तो आशा करते हैं कि इस टॉपिक पर आप जो भी सवाल मिलेंगे अब उसको जो है आप एक शानदार तरीके से हल कर पाएंगे। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक था ये, और इस पर सवाल निश्चित तौर पर कंपटीशन में, यहाँ तक कि नीट तक भी इस पे सवाल पूछे गए हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है वो है विद्युत ऊर्जा। तो अब इसके लिए W बराबर क्या होता है, व्यय विद्युत ऊर्जा VQ, और बराबर क्या होता है VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर T बटे R। तो किसी परिपथ में जो व्यय विद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। ठीक, अब इसमें बहुत जो है डीप में नहीं चलते हैं इसके लिए, क्योंकि इस पे जो प्रश्न आते हैं वो सिर्फ सवाल, एक नंबर के सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। तो अगर इसमें चूंकि ये 10th लेवल का प्रश्न है तो इसलिए इसको हम बहुत संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर VQ, अगर V और Q का मान दिया गया है तब हम क्या लिखेंगे यहाँ, W बराबर VQ। अगर VIT है तो W बराबर VIT या I स्क्वायर RT, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या होती है, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। ये P बराबर क्या होता है, W बाई टी। ठीक, जो सामर्थ्य अथवा शक्ति होते है वो P बराबर क्या होता है, W बाई टी। और इसका सूत्र क्या होगा, इस पे जो सूत्र बनते हैं वो क्या होंगे, P बराबर क्या हो गया, VI, विभवांतर और धारा के पदों में। दूसरा लिखेंगे अगर, देखिए VI और T से T कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया। अब इसमें बचेगा I स्क्वायर R और इसमें क्या बचेगा V स्क्वायर बटे R। तो इस प्रकार से जो हमारा व्यय विद्युत ऊर्जा या विद्युत सामर्थ्य का सूत्र मिला कुछ इस प्रकार का मिला। क्योंकि आशा करते हैं कि आप लोग 10th में इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक, तो अब 12th में सिर्फ क्या है कि इस पर ज्यादातर सवाल ही पूछे जाते हैं, तो इसके लिए जो है हमको सूत्र ध्यान में रखने हैं। अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। अब किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है, देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, अगर देखें तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। ठीक, तो 1 किलोवाट का मतलब
1000 वाट, और 1 घंटा मतलब कितना, 3600 सेकेंड। तो इस प्रकार से ये हो गया 1000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड, और इंटू 3600 सेकेंड। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो ये संबंध अगर यहां ध्यान से देखें तो ये संबंध कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के तुल्य होगा। अभी 2024 बोर्ड परीक्षा में जो है ये प्रश्न पूछा गया था कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है, वो होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक, तो अब अगर देखें तो इसमें जो भी वैद्युत चालन नाम के चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सभी टॉपिकों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।